हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, माय नेम इज़ आर्यन शर्मा और फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जिस टॉपिक का नाम है महाजनपद। जिस किसी ने भी इससे पहले हमारी वैदिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाके पीडीएफ्स और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री की तीसरी वीडियो है और हम पढ़ाते हैं आपको किस पे, कनेक्शन के सिद्धांत पे, डॉट कनेक्ट करके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक एज से लेटर वैदिक एज और लेटर वैदिक एज से महाजनपद। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले महाजनपद, व्हाट इज महाजनपद? महाजनपद जैसा कि मैंने वैदिक एज में पढ़ाया था, जैसा कि बच्चों को, ठीक है, कि कई सारे जन मिलके बनते हैं महाजनपद, जिसमें जन मतलब होता है आपका विलेज और क्लैंस और ट्राइब जो आपके लेटर वैदिक एज में रहती थी। ठीक है, तो उन सब का एमलगमेशन मिलके बना आपका महाजनपद। क्यों? क्योंकि और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इकोनॉमी। इस वजह से, क्यों? जब सप्त सिंधु वाले एरिया से लोग ईस्टर्न साइड, जो वैदिक पीपल थे, जब वो ईस्टर्न साइड की तरफ आए, उस टाइम उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करी, जो इकोनॉमी थी वो आपकी कैटल बेस से हटके एग्रीकल्चर बेस्ड बन गई थी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनी, और जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनी तो उसकी वजह से क्या हुआ? आपकी टेरिटरी, जो टेरिटरी वर्ड सुना है आपने, टेरिटरी को हथियाने की चीज़ें शुरू हो गई। और इसके लिए मैंने वैदिक एज में बताया व्रजपति लेटर वैदिक एज में वो होता था बेसिकली जो पूरी ज्योग्राफी, पूरी टेरिटरी को देख रेख करता था उस टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए लड़ाई होने लग गई, इस चीज़ के लिए वॉरफेयर होना शुरू हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे जब बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई, उसके बाद इधर से शिफ्ट होके सब लोग किधर आ गए? ईस्ट की साइड। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जितनी भी महाजनपद हैं आपके बिहार और यूपी वाले एरिया में है। क्यों? बिकॉज दिस एरिया, यमुना गंगा डोब वैली इज मोस्ट फर्टाइल लैंड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और टोटल कितनी महाजनपद थी ये मैंने फोटो लगा रखी है ताकि आप लोग समझ सके। काम्बोज, तक्षशिला, गंधार, हस्तिनापुर, पंचाल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, कौशाम्बी, मल्ला, वर्जी, अंगा, मगध, काशी, आशका। इन सब के नाम नोट कर लेना, इन सब के कैपिटल नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपदास। और इन 16 महाजनपदास में भी सबसे इंपॉर्टेंट 5 महाजनपदास हैं, जिसमें आपके आ जाती है कोशाला, मगध, काशी, वर्जी और छेदी। ये 5 सबसे पावरफुल महाजनपदास थी इन 16 में। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार नाम रिपीट कर देता हूँ। काम्बोज, गंधार, हस्तिनापुर, पंचाल, कोशाला, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, आशका, कौशाम्बी, काशी, मगध, अंगा, वर्जी और मल्ला। ठीक है, तो ये सारी क्या बनी? हमारी 16 महाजनपद। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो व्हाट आर महाजनपदास। ठीक है, तो बेसिकली महाजनपदास मतलब होता है ग्रेट किंगडम्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जनपद कई सारी जन मिलके बनी क्या? महाजनपद। ठीक है, और जोग्राफिकल लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। जोग्राफिकल लोकेशन की प्रेजेंट है बिहार एंड उत्तर प्रदेश। क्यों? वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बच्चों, वो हो जाती है सोर्सेस। क्यों? क्योंकि पिछले साल और पिछले साल CDS के PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी 16 महाजनपद हैं उनका मेंशन कौन से स्क्रिप्चर में है। ठीक है, कौन से स्क्रिप्चर में है? तो वो है आपका महावस्तु, और ये क्या है? एक बुद्धिस्ट वर्क है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। और दूसरा आपका जैन स्क्रिप्चर जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। इसमें एडिशनली 2 और बताई गई हैं, वंगा और मलया, लेकिन इन 2 में मेंशन है। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, अंगुत्तरा न्याय का। अब हम उससे पूछ सकते हैं, सर अंगुत्तरा न्याय का क्या है? अंगुत्तरा न्याय का बेसिकली पार्ट ऑफ अ सूत पिटाका। आई सर, ये सूत पिटाका कहाँ से आ गया? ये अंगुत्तरा न्याय का कहाँ से आ गया? सिंपल एंड क्लियर शब्दों में बताऊं, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जो महाजनपद थी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और महाजनपद, दो ऑल आर कंटेम्प्रेरीज। मतलब जब ये 16 महाजनपद इस दुनिया में आ रही थी, जब दुनिया में स्टैब्लिश थी, जब इस दुनिया में सेटल थी,
उसी के साथ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी फ्लोरिश हो रहा था। उसी टाइम बुद्धा का जन्म हुआ था, उसी टाइम जैनिज़्म का जन्म हुआ था, ठीक है। और अंगुत्रा न्याय का इज़ अ पार्ट ऑफ सूत पिटाका। सूत पिटाका मीन्स ऐसे समझ लो जैसे हिंदुज़्म, जैसे वैदिक एज में ऋग्वेद इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुज़्म, जो फाउंडेशन थी हिंदुज़्म की, इसी तरीके से बुद्धिज़्म में 3 चीज़ें थी, विनय पिटाका, सूत पिटाका, अभिधम पिटाका, ठीक है, जिसमें तीनों में मेंशन था बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। तो सूत पिटाका का एक सब पार्ट था अंगुत्रा न्याय का, उसमें भी इन 16 महाजनपद के बारे में मेंशन था। तो सबसे पहले महावस्तु, फिर भगवती सूत्र, फिर आ गया आपका अंगुत्रा न्याय का। इन तीनों को याद रखना। तो आपने देखो लिखा भी है, ये अंगुत्रा न्याय का लिखा भी है, तब बुद्ध स्क्रिप्चर। चलो, अब क्या फैक्टर्स थे, ऐसे क्या फैक्टर हुए जिसकी वजह से महाजनपद को बनाया गया, महाजनपद की क्रिएशंस करी गई, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया सेटलमेंट ऑफ ट्राइब्स, कई सारी ट्राइब्स मिलके बनाती हैं जन, और कई सारी जन मिलके बनाती है महाजनपद, वही हुआ, ठीक है। ये ईस्ट की तरफ गए, ठीक है, वहाँ सेटल डाउन होने लग गए, ठीक है, और लोगों ने क्लैन से मिलके जनपद बनाई और जनपद से मिलके महाजनपद बनाई, और आयरन एज शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बड़े बड़े थिंकर्स का जब जन्म हुआ था, जब महाजनपद फ्लोरिश हो रही थी, उसी टाइम पे आयरन एज शुरू हुई थी, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो लोगों ने एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के कारण लोगों ने क्या टूल्स यूज़ करने शुरू कर दिए एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और जो किंग था वो सोवरेन रूलर बन गया था। इसकी स्टार्टिंग आपके आईबीसी से देख सकते हैं, मर्चेंट्स थे जो प्रीस्ट, वो लोग संभालते थे आईबीसी को। फिर आर्यंस आए, आर्यंस ने वैदिक एज बसाई, वैदिक एज बसाने का लेटर वैदिक एज आया, जिसमें जो मोनार्की थी वो हेरिडिटरी हो गई थी, लेकिन वैदिक एज में मोनार्की हेरिडिटरी नहीं थी। लेकिन इस टाइम आके आते जो मोनार्की थी वो क्या बन गई थी, सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है होल सोल, अब हर डिसीजन, जैसे इंडिया एज अ सोवरेन कंट्री, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि इंडिया के डिसीजन और कोई देश नहीं ले सकता, सेम लाइक दैट, ठीक है। अब ट्रांजिशन फेज कैसे था, जनपदास से महाजनपद की तरफ। मीनिंग जनपदा लिटरली मीन दैट अ प्लेस वेयर द ट्राइब साइड्स फूड्स अपॉन, ये भी बता दिया। पॉलिटिकल राइवलरी थी, क्यों? क्योंकि जब जनपद थी, जो टेरिटरीज थी, उनको हथियाने की राइवलरी शुरू हो गई थी कई सारी महाजनपदाओं के बीच में, ठीक है। और महाजनपदा रिप्रेजेंट करती थी इमरजेंस ऑफ टेरिटोरियल किंगडम, ठीक है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि टेरिटरीज को कमजाने का सिस्टम शुरू हो चुका था। अब हमने 16 महाजनपद तो पढ़ी, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थी बच्चों, वो थी आपकी मगध। मगध क्यों और क्यों नहीं, मैं एक बार मैप दिखा देता हूँ आपको वापस, ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारी 16 महाजनपद हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बनी वो बनी आपकी मगध, पाटलिपुत्र। वाई मगध इज मोर पावरफुल देन 15 महाजनपदास, ठीक है। सो लेट्स बैक टू दैट टॉपिक। अब देखो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मगध मोस्ट पावरफुल बनी। सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला नेचुरल बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि नेचुरल बाउंड्रीज ही एक रीज़न था, नेचुरल बाउंड्री और नेचुरली जो चीज़ें थी वो ही एक रीज़न था कि लोग सप्त सिंधु वाली एरिया से आपकी ईस्ट की तरफ आके बसे, ठीक है। और मगध उसमें भी एडवांटेज था, वो तो था ही वो पूरा एरिया, ठीक है, नेचुरली फोर्टिफाइड, नेचुरली स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो मगध महाजनपद थी वो और भी स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ 3 रिवर की वजह से। 3 रिवर कौन कौन सी थी आपकी? आपकी थी गंगा, सोन, चंपा रिवर्स, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत फर्टाइल था, वहाँ की मिट्टी में बहुत फर्टाइल थी। क्यों? क्योंकि नदी एक दिन का काम तो होता नहीं, लाखों साल से नदी वहाँ है, ठीक है। इस वजह से उस एरिया के आसपास का जो एरिया था वो क्या था, बहुत लैंड फर्टाइल था, ठीक है। दूसरा रीज़न ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है कि द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जो आज का प्रेजेंट पटना है, उस टाइम क्या होता था, कैपिटल था मगध का, वो गंगा रिवर के किनारे बसा था। तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट, रोड और बाय रिवर, क्या ट्रेड और कॉमर्स में क्या होती थी, हेल्प होती थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ी और इकोनॉमी के कारण महाजनपदास में मगध सबसे आगे बढ़ने लग गया, ठीक है। चलो, तीसरा एबंडेंट नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, मतलब भमार, नेचुरल रिसोर्सेज का भमार, ठीक है। एलिफेंट्स, अब आप पूछ सकते हो सर एलिफेंट कैसे, हाउ एलिफेंट, एलिफेंट कैसे हो गया? बेसिकली एलिफेंट्स क्यों? क्योंकि उस टाइम वारफेयर एक वर्ड होता है गाइस, जिसका मतलब होता है लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उस टाइम जितनी भी लड़ाइयाँ थी सारी आपकी एलिफेंट बेस पे लड़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि हॉर्सेस के कोई एविडेंसेस स्पेसिफिकली नहीं मिले, हमने आईवीसी में भी पढ़ा था, ठीक है। एलिफेंट जो थे इस सब
सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते थे। तो लोग जितने भी किंग्स थे वो एलिफेंट्स का यूज़ करते थे और एलिफेंट्स को कैप्चर करके उनको आर्मी के लिए ट्रेन करते थे। और मगध वाला एरिया इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अबेंडेंस सोर्सेज थे एलिफेंट्स के, क्योंकि उधर असम वाला एरिया भी आ जाता है और आज भी आपको पता होगा असम में सबसे ज़्यादा एलिफेंट होते हैं। दूसरा रीज़न आ जाता है आपको फॉरेस्ट था तो लकड़ियाँ मिली तो चोराइट बनने शुरू हुए, कार्ड्स बनने शुरू हुए, ठीक है, हाउसेस बनने शुरू हुए, फिर मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट, आयरन ओर माइंस। स्टार मार्क कर रहा हूँ। आयरन ओर माइंस कैसे? आयरन एज शुरू हुई, नई कोई चीज़ आती है और सबसे पहले आपके पास आ जाए तो आपको एडवांटेज मिल गया ना। सेम लाइक दैट, आयरन ओर्स, कच्चा लोहा, उसको निकाल के लोहे से हथियार बनाए गए। इस वजह, दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द जो मगध को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर रेनफॉल, भाई नेचुरली फोर्टिफाइड है तो रेनफॉल तो सफिशिएंट होगी। इकोनॉमिक फैक्टर में स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्यों? क्योंकि जो मगध था वो आपके सेंट्रल रूट में बना था, किसके? वेस्ट और ईस्ट के। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, जस्ट देखो एक बार, ठीक है, मैप देखो, ये देखो, ये मगध है, सेंट्रल रूट में बनाया ना इधर के, ठीक है, इस वजह से ये स्ट्रेटेजिक हो जाता है। समझे? चलो, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि लोग अच्छी जगह जाते हैं, जब जहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी लोग उसी जगह तो जाके रहेंगे। तो इस कारण की वजह से क्या हुआ, मगध सबसे पावरफुल बना, ठीक है। इस चीज़ को खास ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर इज़ अ मेजर रीज़न, ठीक है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मैट्रिमोनियल अलायंस। अब आप पूछ सकते हो सर मैट्रिमोनियल अलायंस कैसे? क्यों? क्योंकि जब मगध जो महाजनपद थी उसको फाउंड करने वाले, उसमें जो अपनी पहली डायनेस्टी जिसने अंपायर वहाँ खड़ी करी वो थे बिंबिसार। बिंबिसार की जो डायनेस्टी थी जिसका नाम था हरियाणा का डायनेस्टी, उसके फाउंडर थे बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार ने अपने आसपास की महाजनपदों के साथ शुरू क्या करना करा, मैट्रिमोनियल अलायंस, जो हम मिडवल एज में भी देखते हैं, जो हम पूरे आपके दिल्ली सल्तनत से लेकर मिडवल तक देखते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी, ताकि अगर किसी घर की स्त्री हमारे घर में आती है तो आपस में लड़ना क्या हो जाता है, क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। तो ये एक पॉलिटिकल रीज़न था। फिर उनका बेटा हुआ अजातशत्रु, ठीक है, जिसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री स्टैब्लिश करी, ठीक है। बिंबिसार वही थे, क्वेश्चन था PYQ गाइस, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना PYQ, कि बिंबिसार कौन से रिलीजन से पैट्रोनेज थे। इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। क्यों? जब बुद्धा सिद्धार्थ थे इसी दौरान ये कंटेम्प्रेरी थे किसके, बुद्धा के, ठीक है, ये बुद्धा से मिले भी थे तो इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। ये उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट, ठीक है, क्या फीचर्स थे महाजनपदास के, ठीक है। बेसिकली महाजनपदास को गाना और संगास भी बोला जाता था, ठीक है। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन जान लो। द महाजनपदास रूल्ड बाय द किंग्स हु सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि हमने बताया सोवरन रूलर होता तो किंग्स के क्या होते थे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते थे। जैसे आज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटी में, इसी तरीके से, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड था गाइस, फाइनेंस, जस्टिस, डिफेंस, और सबसे बेसिक सेटलमेंट जो थी महाजनपदास की, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, वो थी आपकी ग्राम, मतलब विलेज, ठीक है। और इस वजह से क्या होता था, जब दो ग्राम आपस में टकराते थे, ठीक है, तो वो क्या होता था आपका संग्राम सुना आपने कि संग्राम हो रहा है, लड़ाइयाँ, इस तरीके से। और लीडर ऑफ द विलेज को क्या बोलते थे, गमिनी, ठीक है, जो गमिनी और ऑल्सो रेफर टू द सोल्जर्स, एलिफेंट एंड हॉर्स ट्रेनर्स। इस द किंगडम हैड अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के बारे में तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन के तो बारे में हम आपको लेटर वैदिक एज से पढ़ रहे हैं, बाली और भग्गा जो हमने पढ़ा था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन गानाज और संगास का क्या था, अब देखो ये क्या आ गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये है। एक्चुअली जो महाजनपदास थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, कुछ महाजनपदास में मोनार्की थी और कुछ महाजनपदास में रिपब्लिक थी, जिसमें से जो रिपब्लिक वाली थी उनके लिए वर्ड यूज़ करा जाता था गानाज और संगास। और उसी के लिए एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था जिसका नाम था ओलिगार्चिकल। ओलिगार्चिकल मतलब बेसिकली ये होता है कि कुछ समूह का लोग, कुछ क्लैंस के लोग हेड डिसाइड करते थे कि इस महाजनपद का राजा कौन होगा। देखो इलेक्टेड किंग, ठीक है, इस चीज़ का खासा ध्यान रखना। फिर सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी कई सारी क्लासेस में डिवाइडेड थी, जिसमें आपके ट्रेड, फार्मर्स और लेबर्स हो जाते हैं। बट कास्ट सिस्टम इस टाइम तक फुल्ली डेवलप नहीं था, ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या फुल्ली डेवलप नहीं था। लेकिन जो पीसेंट्स होते थे,
ठीक है। जो पीसेंट्स होते थे उनको एक वर्ड से डिनोट करा जाता था, कासका और सत्रिका, ठीक है, जो बेसिकली शूद्र जाति से होते थे, ठीक है। और स्लेवरी लेकिन इस टाइम प्रिवेल्ड थी। और मैरिज अलायंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ही था इंटर स्टेट रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जाके ना कहीं मिलिट्री अलायंस ना क्या होने लग गया, इररिलेवेंट होने लग गया। इररिलेवेंट क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशंस लोगों के ज़्यादा थे ना। एग्जाम्पल के तौर पे बिंबिसार ने शादी करी चेलना से, ठीक है, और उनसे पुत्र हुआ अजातशत्रु। लेकिन बिंबिसार को याद रखने वाला सिर्फ अजातशत्रु है, लेकिन अजातशत्रु की पॉलिटिकल एम्बिशंस इतने हाई थे कि वो अपनी माँ के परिवार से भी झगड़ लेते थे और उनको भी कैप्चर कर लेते थे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब इकोनॉमी, जैसा कि मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। मेन ऑक्यूपेशन आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। और ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, सबसे इस्टेब्लिश था। कॉइन मिंट होने शुरू हो गए थे, और जो सबसे ज़्यादा कॉइन्स बनते थे आपके सिल्वर और कॉपर के। और उस टाइम एक कॉइन्स बनने शुरू हुए थे जिनको बोलते थे पंचमार्क्ड। पंचमार्क्ड इनकी वजह से, जो पंचमार्क्ड हो रखे हैं ना, इसलिए इनको पंचमार्क बोला गया है, ठीक है। तो उसको याद रखना, द कॉइन वन नोन एज पंचमार्क कॉइन्स बिकॉज दे वर स्टैम्प्ड विद अ सीरीज ऑफ सिंबल्स। ये जो सिंबल दिख रहे हैं इस वजह से। अब रिलीजन, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रिलीजन इस टाइम क्या रिलीजन थे, जो इस टाइम सबसे रिलीजियसली डाइवर्सिफाइड चीज़ें थी वो इस टाइम आपका हिंदुज़म तो था ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो थे आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। रीज़न, लेटर वैदिक एज में जब ब्राह्मणिज्म फैलने लग गया तो लोगों ने क्या करा, ब्राह्मणिज्म की वजह से ऑर्थोडॉक्सिसी आ गई। ऑर्थोडॉक्सिसी मतलब ऑर्थोडॉक्स होने लग गए लोग, ठीक है, कट्टर जिसे बोलते हैं। तो लोग ब्राह्मणिज्म को छोड़ के जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ चले गए। और मगध के जो राजा था बिंबिसार, उन्होंने किसको पैटर्न कर लिया था, बुद्धिज्म को कर लिया था। और अगर देश का मुखिया ही ऐसे रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो प्रजा तो उस रिलीजन को फॉलो करेगी। तो कुल मिला के है कि ये जो दो रिलीजन है ये दोनों कंटेम्प्रेरी तो थे ही, और साथ ही साथ ये दोनों क्या हो रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे। और लिखा भी है, देखो, द किंग पैटर्न डिफरेंट रिलीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसको ध्यान रखना। ये हमारे गौतम बुद्ध और ये हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर ही। अब आ जाती है मिलिट्री एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, ठीक है। मिलिट्री इस टाइम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी गाइस, ठीक है। मिलिट्री वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, ठीक है। इन्फेंट्री भी होती थी, कैवलरी भी होती थी और एलिफेंट होती थी। देखो हॉर्सेस नहीं थे, मैं फिर बता रहा हूँ, हॉर्सेस मिडिल एज में आए, मिडिल हिस्ट्री में आए, ठीक है। और किंग की खुद की पर्सनल आर्मी भी होती थी, ठीक है, जिसमें वो इंगेज करता था अपनी आर्मी को कॉन्फ्लिक्ट्स में दूसरी किंगडम से। फ्रिक्वेंटली लड़ाई होती रहती थी। अब आ जाता है आर्क एंड आर्किटेक्चर। आर्क एंड आर्किटेक्चर क्या था, यूनिक स्टाइल था। क्यों? क्योंकि इस टाइम धीरे धीरे स्तूपास, इसमें एक बहुत फेमस स्तूपा का नाम आता है गाइस, जिसका नाम है सांची स्तूपा। और ये किसको डेडिकेटेड है, ये आपको बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके बताना कि सांची स्तूपा कहाँ स्टैब्लिश्ड है। दिस इज आप PYQ, ठीक है। स्तूपा बुद्धिज्म में उन चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता था, जो भी मॉन्क्स और जो भी बड़े बड़े मॉन्क्स होते थे, जैसे बुद्धा थे, बुद्धा के रिलिक्स जो उनकी बॉडी के एशेस थे उनको दफनाते थे, फिर उसके ऊपर स्तूपा बनाते थे, ठीक है। सांची स्तूपा वाज द मोस्ट फेमस स्तूपा। अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा, ठीक है। तो इसको याद रखना, सांची स्तूपा। नेक्स्ट, ये मैंने महाजनपद की फोटोज़ लगाई फिर से एक बार बताने के लिए कि काम्बोज, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। पहले ये देख लो कि अफगानिस्तान में कौन सी, काम्बोज, गंधार। फिर ये देख लो नेपाल की तरफ कौन सी, कोशाला, मल्ला और वर्जी। फिर ये देख लो नॉर्दर्न इंडिया में कितनी है, 4, कुरु, मत्स्य, पंचला और सुरसेना। फिर ये देख लो सेंट्रल इंडिया में एक ही है, आशिका। फिर अवंती, छेदी, वत्स्य, काशी, मगध और अंगा। तो प्लीज़ इनको याद रखना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में इनका PDF भेज दूंगा, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और फिर डिक्लाइन क्यों हुआ महाजनपदास का डिक्लाइन क्यों हुआ, अंपायर सिस्टम शुरू हो गया। मगध अंपायर में हरियाणा का डायनेस्टी हुई, फिर आपकी सुंगर डायनेस्टी, सिसुनागा डायनेस्टी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि वीक रूलर्स आने लग गए थे। भाई बिंबिसार अच्छा था, अजातशत्रु अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो वीक थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अशोका ने अपनी एक स्टैब्लिशमेंट तो करी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया था। इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हैवी होने की वजह से क्या होने लग गया था, डिफॉरेस्टेशन होने लग गई थी, सॉइल एग्जॉशन होने लग गया था, ठीक है। और इरीगेशन वर्क को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फेमाइन आया था। और इसी 12 साल के एक फेमाइन आया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 12 साल एक फेमाइन आया था मगध में, जिसकी वजह से जैनिज़्म में 2 सेक्ट डिवाइड हो गए थे।
उदोसेक को क्या बोला गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फॉरेन इन्वेजन, ग्रीक से लोग आने लग गए थे, ठीक है, रीजनल रिवोल्ट्स होने लग गए थे, और सक्सेशन कि मैं बनूंगा राजा, ठीक है, इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट्स होने लग गए थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा महाजनपदास खत्म होता है। हमने पढ़ा 16 महाजनपदास, सबसे स्ट्रॉन्ग मगध क्यों थी, क्या रीजंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म और मगध अंपायर, आने वाले टॉपिक्स, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सबको जय हिंद।